कुछ दरवाजे रात में बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर वो खुल जाएं तो बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कभी किसी की मौत हुई हो और आपने रात में उसके कमरे से किसी के चलने की आहट सुनी हो, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपका वहम था, क्योंकि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मरने वाले सच में वापस आते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये कहानी मुझे मेरे नाना के गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने सुनाई थी। उन्होंने कसम खाकर कहा था कि उस रात जो हुआ उसके बाद पूरे गांव में कई सालों तक अमावस्या की रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, और उस घटना के बाद गांव के हर घर में एक नियम बना दिया गया, अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके पैरों के अंगूठे तुरंत बांध दिए जाएं, वरना वह शरीर दोबारा उठ सकता है। तो लाइट बंद कर दीजिए, कमरे का दरवाजा लगा लीजिए, और अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार पीछे जरूर देख लीजिए, कहीं कोई आपके पीछे खड़ा तो नहीं, क्योंकि आज की कहानी है अमावस्या की 13वीं गांठ। मेरा नाम करण है। यह घटना आज से लगभग 50 साल पहले की है। शायद 1974 या 1975 का साल रहा होगा। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन जो कुछ हुआ था वह इतना डरावना था कि गांव के लोग आज भी उसे भूल नहीं पाए। हमारा गांव महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंदर बहुत भीतर बसा हुआ था। वहां पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। बरसात में तो हालत ऐसी हो जाती थी कि गांव पूरी तरह दुनिया से कट जाता था। गांव में कुल मिलाकर 10 या 15 घर थे। चारों तरफ खेत, जंगल और दूर दूर तक फैला अंधेरा। उस समय गांव में बिजली भी नहीं थी। जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव चुप हो जाता। शाम के 7 बजते बजते लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। 8 बजे के बाद अगर कोई बाहर दिखाई दे जाए तो लोग समझ जाते कि कोई बड़ी मजबूरी होगी। लेकिन उस दिन बात अलग थी। वह अमावस्या की रात थी, और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि साल में कुछ अमावस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हवा तक ठीक नहीं होती। उस रात बाहर निकलना, पेड़ के नीचे खड़ा होना या किसी का नाम लेकर पुकारना अशुभ माना जाता था। गांव के एक बड़े घर में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा भाई गजानन काका था, उससे छोटा मधुकर काका, और सबसे छोटा भाई था शंकर काका। शंकर काका की शादी नहीं हुई थी। उम्र लगभग 35 साल होगी। वह थोड़ा अलग स्वभाव का आदमी था, कम बोलता था। गांव के लोग कहते थे कि उसे पुरानी बातें, टोने टोटके और गांव के रीति रिवाजों की बहुत जानकारी थी। अमावस्या आने से 2 दिन पहले से ही वह सबको समझा रहा था। देखो, इस बार की अमावस्या ठीक नहीं है। शाम के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई दरवाजे पर आवाज दे तब भी मत खोलना। सब लोग उसकी बात पर हंसते थे, लेकिन उस दिन शाम को जब सूरज ढला तो गांव का माहौल सच में बदल गया। हर दिन शाम को गांव के कुत्ते भौंकते रहते थे, लेकिन उस दिन अचानक सारे कुत्ते चुप थे। इतना चुप जैसे गांव में कोई जानवर ही ना हो। तबले में बंधी गाय बार बार रंभा रही थी। बैल रस्सी खींच रहे थे। घर की मुर्गियां बार बार फड़फड़ा रही थीं। मधुकर काका ने कहा, लगता है बारिश आएगी। लेकिन शंकर काका ने बाहर अंधेरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बारिश नहीं, कुछ और आने वाला है। यह सुनकर घर की औरतों के चेहरे उतर गए। शाम के करीब 6 बजे सब लोग खेत से लौट आए। जल्दी जल्दी खाना बना। घर में सबने साथ बैठकर खाना खाया। उस घर में उस समय लगभग 12 लोग थे। 3 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और 2 बूढ़ी औरतें। मधुकर काका की पत्नी सावित्री काकी गर्भवती थी। उसका 8वां महीना चल रहा था। वह बहुत कमजोर थी और पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रही थी कि उसे रात में अजीब सपने आते हैं। कभी कोई सफेद आंखों वाला आदमी दिखाई देता, कभी कोई उसके पेट पर हाथ रखकर कहता, मैं आ रहा हूं। लेकिन घर वालों ने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात के करीब 8:30 बजे सब लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। घर की औरतें अंदर बर्तन समेट रही थीं। तभी अचानक शंकर काका ने अपना सीना पकड़ लिया। अरे, सीने में कुछ हो रहा है। वह धीरे धीरे उठकर अंदर चला गया। सबको लगा गैस होगी।
लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंदर से चीज गिरने की आवाज आई। सब भागते हुए अंदर पहुंचे। शंकर काका जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें आधी खुली हुई थीं, सांस बहुत तेज चल रही थी। गांव में डॉक्टर नहीं था, इसलिए मधुकर काका तुरंत गांव के बाहर रहने वाले वैद्य को बुलाने दौड़े। बाकी लोग शंकर काका के हाथ पैर मलने लगे। किसी ने उसके चेहरे पर पानी डाला, कोई उसके सीने को दबाने लगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उसकी सांसें बंद हो गईं। थोड़ी देर में वैद्य आया। उसने शंकर काका की नब्ज देखी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, इनके प्राण निकल चुके हैं। यह सुनते ही घर में रोना पीटना शुरू हो गया। बच्चे डर गए, औरतें चीखने लगीं, लेकिन तभी बड़े काका ने सबको चुप करा दिया। रो मत, आज अमावस्या है, रात में ज्यादा रोना अच्छा नहीं होता। बाहर जो भटकते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है। उनकी आवाज में ऐसा डर था कि सब धीरे धीरे चुप हो गए। रात हो चुकी थी। गांव के रीति रिवाज के अनुसार अमावस्या की रात किसी की लाश को घर से बाहर नहीं ले जाया जाता था। सुबह होने तक इंतजार करना पड़ता था। रिश्तेदारों को भी खबर भेजी गई थी, लेकिन वे सुबह से पहले नहीं आ सकते थे। शंकर काका की लाश को घर के बड़े कमरे के बीचों बीच लिटा दिया गया। उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी गई। सिर के पास मिट्टी का एक दिया जला दिया गया। सावित्री काकी गर्भवती थी। गांव में मान्यता थी कि गर्भवती औरत को लाश के पास नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसे पूजा वाले छोटे कमरे में भेज दिया गया। वह कमरा घर के सबसे कोने में था। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर मोटा पर्दा पड़ा रहता था। उसके साथ पहले एक औरत बैठी थी, लेकिन रात ज्यादा होने पर वह भी अपने घर चली गई। जाते जाते उसने कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, अगर कुछ चाहिए हो तो बस आवाज दे देना। अब पूरे घर में सिर्फ अपने लोग ही थे। बाहर बड़ा कमरा, बीच में लाश और चारों तरफ बैठे हुए घर वाले। करीब 10 बजे तक कुछ पड़ोसी भी वहीं बैठे रहे, फिर एक एक करके सब चले गए। रात के 11 बजे तक घर में सन्नाटा छा गया। बस मिट्टी के दी की लौ हिल रही थी। कभी कभी बाहर से हवा चलती तो खिड़की की लकड़ी चर्र चर्र करती। दिन भर काम करने के कारण सब लोग थक चुके थे। किसी ने सोचा, मैं थोड़ी देर आंख बंद कर लेता हूं। किसी ने सोचा, दूसरा जाग रहा होगा। धीरे धीरे सबकी आंख लग गई, लेकिन वह नींद नहीं थी। करीब रात के 12 बजे सावित्री काकी की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो, जागती रह। वह घबराकर उठी। कमरे में अंधेरा था। बाहर से दे की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। पूरा घर इतना शांत कैसे हो सकता है? इतने लोग बाहर थे, कोई खांस नहीं रहा, कोई हिल नहीं रहा, कोई सांस लेने की आवाज तक नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई, पर्दे को थोड़ा सा हटाया और बाहर झांका। जो उसने देखा वह देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। बाहर सारे लोग वैसे ही बैठे थे, लेकिन सबकी हालत अजीब थी। किसी का हाथ हवा में उठा हुआ था, किसी का सिर पीछे झुका हुआ था, किसी का मुंह खुला था, कोई दीवार से टिका था, कोई जमीन पर आधा गिरा हुआ था, लेकिन उनमें से कोई हिल नहीं रहा था। वे सो नहीं रहे थे, वे जैसे पत्थर बन चुके थे। उसने अपने पति मधुकर को देखा। वह एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से टेढ़ी थी। सावित्री ने धीरे से आवाज दी, अजी, सुनते हो? कोई जवाब नहीं। उसने फिर कहा, मधुकर, उठो। और तभी कमरे के बीचों बीच पड़ी लाश की चादर हल्की सी हिली। सावित्री का खून जम गया। कुछ सेकंड तक सब फिर शांत हो गया। उसे लगा शायद हवा होगी, लेकिन तभी चादर दोबारा हिली। इस बार सांप, जैसे उसके नीचे कोई करवट ले रहा हो। सावित्री पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। फिर उसने देखा, चादर धीरे धीरे ऊपर उठी और शंकर काका बैठ गया। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद, पूरी तरह सफेद। देह की लौ उन आंखों में चमक रही थी। शंकर काका धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर जमीन पर पड़े, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। जैसे उसका शरीर नहीं, सिर्फ साया चल रहा हो। वह एक एक करके सबके पास गया। हर आदमी के चेहरे के बहुत करीब झुककर देखने लगा।
कभी किसी के कान के पास रुकता, कभी किसी की गर्दन के पास। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर वह सावित्री के कमरे की तरफ मुड़ा। वह दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर सावित्री कांप रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सांस की आवाज भी बाहर ना जाए। उसे लगा अब दरवाजा खुलेगा, लेकिन शंकर काका कुछ सेकंड तक बस वहीं खड़ा रहा। उसकी सफेद आंखें दरवाजे को देख रही थीं। फिर अचानक वह मुड़ा और वापस कमरे में चला गया। सावित्री ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि शंकर काका दीवार पर टंगी एक पुरानी रस्सी उतार रहा है। वह रस्सी कपड़े सुखाने की थी। शंकर काका ने रस्सी हाथ में ली, फिर बड़े आराम से पहली गांठ बांधी। उसने गांठ बांधते समय किसी की तरफ देखा, शायद बड़े काका की तरफ। फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी। हर गांठ बांधते समय उसके होंठ हिलते, जैसे वह किसी का नाम ले रहा हो। एक गांठ, एक आदमी, दूसरी गांठ, दूसरा आदमी। धीरे धीरे उसने रस्सी में 12 गांठें बांध दी। फिर वह रुका और उसने 13वीं गांठ बांधी, लेकिन घर में तो सिर्फ 12 लोग थे। सावित्री का दिल बैठ गया। 13वीं गांठ किसके लिए थी? उसने अपने पेट पर हाथ रखा। अंदर बच्चा अभी तक हरकत कर रहा था, लेकिन जैसे ही 13वीं गांठ बंधी, उसके पेट में एकदम सन्नाटा हो गया। बच्चा शांत हो गया, बिल्कुल शांत। अब शंकर काका ने वह रस्सी अपने मुंह में डालनी शुरू की। धीरे धीरे 1-1 इंच करके उसके गले की नसें फूली हुई थीं। मुंह से एक अजीब कराहने जैसी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई सूखी चीज अंदर घसीट रहा हो। रस्सी का आखिरी सिरा भी उसके मुंह के अंदर चला गया। फिर अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई, सीधा खिड़की की तरफ, जहां पर्दे के पीछे सावित्री खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें सीधे पर्दे को देख रही थीं। सावित्री को लगा कि अब वह सब समझ गया है। फिर बहुत धीरे से उसके होंठ हिले और पहली बार आवाज निकली, 13वीं अभी बाकी है। सावित्री की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने खुद अपना मुंह दबा लिया। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी शंकर काका वापस जाकर अपनी जगह लेट गया। उसने चादर अपने ऊपर खींच ली और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिर्फ दिया जलता रहा। सावित्री पूरी रात वैसे ही बैठी रही। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। कभी उसे लगता दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, कभी लगता खिड़की के पास कोई सांस ले रहा है। करीब सुबह के 4 बजे बाहर कहीं मुर्गे की आवाज आई। थोड़ी देर बाद पड़ोस का एक आदमी हाल चाल पूछने आया। उसने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर डर गया। सारे लोग अजीब हालत में पड़े थे। किसी को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उठा। धीरे धीरे गांव वाले जमा हो गए, सब घबरा गए। तभी किसी ने पूजा वाले कमरे में जाकर सावित्री को देखा। वह कोने में बैठी थी, आंखें खुली हुई, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद। उसके होंठ सूख चुके थे। वह लगातार कांप रही थी, जैसे रात अभी भी खत्म न हुई हो। उसे पानी पिलाया गया। बहुत देर बाद उसकी आवाज निकली और उसने रात की सारी बात बता दी। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि डर की वजह से उसे वहम हुआ होगा, लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो रस्सी अभी भी उसके अंदर होगी। यह सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजर शंकर काका की लाश पर चली गई। उसका मुंह बंद था, जबड़ा पूरी तरह अकड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से वैद्य ने तेल और दवा लगाकर उसका मुंह थोड़ा खुलवाया। फिर गांव के 2 आदमी डरते डरते उसके पास आए। एक आदमी ने कांपते हुए अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाला। पहले कुछ नहीं मिला। फिर उसने थोड़ा और अंदर हाथ डाला, गले तक, और अचानक उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कुछ है अंदर? उसने धीरे धीरे उसे पकड़कर बाहर खींचना शुरू किया। कमरे में खड़े हर आदमी की सांस अटक गई। धीरे धीरे एक पुरानी गीली रस्सी बाहर आने लगी। उस रस्सी में गांठें बंधी हुई थीं। पहली गांठ खुली। उसी पल बड़े काका ने अचानक जोर से सांस ली और उनकी आंखें खुल गईं। वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक सपना देखा हो। वो मुझे बुला रहा था, उन्होंने कांपते हुए कहा। दूसरी गांठ खोली गई। मधुकर काका की आंखें खुल गईं।
वह उठते ही अपना हाथ देखने लगे। उनकी कलाई पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें कसकर रस्सी से बांधा हो। तीसरी गांठ खुली। एक औरत उठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों रो रही है, बस उसके सीने में घुटन हो रही थी। फिर चौथी, पांचवी, छठी। जैसे जैसे गांठें खुलती गईं, वैसे वैसे लोग जागते गए, लेकिन हर किसी की हालत एक जैसी थी। किसी को याद नहीं था कि रात में क्या हुआ था, बस सबको एक सपना याद था। एक अंधेरा कमरा, बंद दरवाजा, और बाहर कोई धीरे धीरे उनका नाम पुकार रहा था। कुछ देर बाद 12वीं गांठ भी खुल गई। घर के सारे लोग जाग चुके थे, लेकिन रस्सी में अब भी एक आखिरी गांठ बची हुई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। घर में तो सिर्फ 12 लोग थे, फिर ये 13वीं गांठ किसकी थी? गांव वालों ने रात में वहां मौजूद हर आदमी का नाम लिया। सब सामने थे, कोई गायब नहीं था। तभी अचानक सावित्री ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मेरा बच्चा! यह सुनते ही कमरे में खड़े सब लोग चुप हो गए। सावित्री को तुरंत वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने उसके पेट को ध्यान से सुना, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। धड़कन बहुत कमजोर है, उसने धीरे से कहा। उस दिन किसी ने आखिरी गांठ खोलने की हिम्मत नहीं की। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, जिसकी यह गांठ है, अगर वह वापस आना चाहता है तो इसे मत खोलना। फिर उस रस्सी को गांव के बाहर ले जाया गया। पीपल के पेड़ के नीचे आग जलाई गई। रस्सी जलने लगी, लेकिन आखिरी गांठ नहीं जली, वह वैसी ही बंधी रही। 3 दिन बाद सावित्री को दर्द उठा। गांव की दाई को बुलाया गया। कई घंटे बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पूरा कमरा खामोश हो गया, क्योंकि वह बच्चा रोया नहीं। उसकी आंखें खुली हुई थीं, और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद, ठीक शंकर काका की तरह। फिर उसने एक लंबी सांस ली, और उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। उस दिन के बाद गांव में किसी ने अमावस्या की रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, और हर मौत के बाद सबसे पहले पैरों के अंगूठे बांधे जाने लगे। मुंह में तुलसी रखी जाने लगी, नाक में रुई डाली जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई साल बाद जब वह पुराना घर तोड़ा जा रहा था, तब पूजा वाले कमरे की खिड़की के पास दीवार के अंदर से एक छोटी सी सूखी रस्सी मिली। उसमें सिर्फ एक गांठ बंधी हुई थी, और गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने उसे देखते ही कहा, ये वही आखिरी गांठ है जो कभी खुली ही नहीं।